ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है वेल्स फार्गो पर गहरा विश्लेषण। 170 वर्षों से अधिक समय से वेल्स फार्गो का स्टेज कोच अमेरिकी वाणिज्य का एक शक्तिशाली प्रतीक रहा है। सुरक्षा, विश्वसनीयता और विश्वास का वादा। लेकिन जब वह विश्वास टूट जाता है तो क्या होता है? पिछले दशक में अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक अपने एक टर्बुलेंट यात्रा पर रहा है। आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े उपभोक्ता बैंकिंग घोटालों में से एक के परिणामों को नेविगेट करते हुए आज एक नए सीईओ के नेतृत्व में और प्रमुख नियामक दंडों के उठाने के साथ किसी भी निवेशक के लिए सवाल स्पष्ट है। क्या स्टेज कोच अंततः एक स्मूथ, लाभकारी रास्ते पर वापस आ गया है या अभी भी कठिन रास्ते बाकी हैं? इस गहरे विश्लेषण में हम वेल्स फार्गो का हर कोण से विश्लेषण करेंगे। इसकी इतिहास, इसकी वित्तीय स्थिति, इसके घोटाले और इसका भविष्य, ताकि आपको इस वित्तीय दिग्गज की एक संपूर्ण तस्वीर मिल सके जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कंपनी और इसके प्रमोटर इतिहास की पुस्तकों से परे। आज वेल्स फार्गो को समझने के लिए हमें इसके 1852 में स्थापित होने की शुरुआत में वापस देखना होगा। हेनरी वेल्स और विलियम जॉर्ज फार्गो द्वारा स्थापित, जो अमेरिकन एक्सप्रेस के पीछे वही दिमाग थे। यह कंपनी कैलिफोर्निया गोल्ड रश की तेजी को पूरा करने के लिए बनी थी। यह सिर्फ एक बैंक नहीं था, यह एक एक्सप्रेस कंपनी थी जो सोने, सामान और मेल की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी, जो अमेरिकी पश्चिम के खतरनाक रास्तों पर था। इसकी प्रतिष्ठित स्टेज कोच साम्राज्य और इसके लेजेंडरी पोनी एक्सप्रेस के संचालन ने वेल्स फार्गो को अमेरिकी इतिहास में अपनी जगह दिलाई। 1905 तक कंपनी ने अपनी बैंकिंग और एक्सप्रेस संचालन को अलग कर दिया, जिसमें बैंक का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही रहा। वहां से यह एक आधुनिक वित्तीय शक्ति में विकसित हो गया, जिसमें 1960 में अमेरिकन ट्रस्ट कंपनी और 1978 में मिनियापोलिस आधारित नॉरवेस्ट कॉरपोरेशन के साथ रणनीतिक विलयों की श्रृंखला शामिल थी। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक अधिग्रहण 2008 के वित्तीय संकट के दौरान हुआ, जब इसने संघर्ष कर रही वाचाविया नेशनल बैंक को खरीदा, जिसने देश भर में इसकी मौजूदगी को भारी रूप से बढ़ा दिया। उस विकास के इतिहास ने एक आधुनिक दैत्य का निर्माण किया है। आज वेल्स फार्गो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल संपत्तियों के आधार पर चौथा सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी संपत्ति लगभग $1.9 ट्रिलियन है। ये 35 देशों में 70 मिलियन से अधिक ग्राहकों की सेवा करता है और इसमें 200,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी मुख्य रूप से 4 प्रमुख व्यवसाय खंडों के माध्यम से पैसा कमाती है। 1. ग्राहक बैंकिंग और ऋण। यह वह खुदरा पक्ष है जिसे अधिकतर लोग जानते हैं: चेकिंग और बचत खाते, क्रेडिट कार्ड और गृह ऋण। 2. वाणिज्यिक बैंकिंग। छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण, ट्रेजरी प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। 3. कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग। बड़े निगमों को पूंजी बाजार, सलाहकार और ट्रेडिंग जैसी सेवाएं प्रदान करना। 4. संपत्ति और निवेश प्रबंधन। उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों और संस्थानों के लिए संपत्ति प्रबंधन और वित्तीय योजना प्रदान करना। यह अपनी विशाल मॉर्गेज शाखा को रणनीतिक रूप से संकुचित करने के बाद भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े रिटेल मॉर्गेज ओरिजिनर्स में से एक बना रहता है। अक्टूबर 2019 में बैंक को उसकी संकट से बाहर निकालने के लिए बोर्ड ने एक बाहरी व्यक्ति को लाया, चार्ली शार्फ। वीजा और BNY मेलॉन में CEO पदों सहित एक मजबूत रिज्यूमे के साथ ही JP मॉर्गन चेस में व्यापक नेतृत्व अनुभव के साथ शार्फ को एक स्पष्ट आदेश के साथ नियुक्त किया गया: घर साफ करो, नियामकों को संतुष्ट करो और विश्वास बहाल करने की लंबी प्रक्रिया शुरू करो। उसके कार्य तेज और निर्णायक थे, जिससे उसे कंपनी के भीतर चेनसॉ चार्ली का उपनाम मिला। उसने एक विशाल लागत कटौती पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रबंधन स्तरों को कम करके, शाखाओं को बंद करके और बैंक की महंगे बाहरी सलाहकारों पर भारी निर्भरता को घटाकर वार्षिक खर्चों में अरबों की कटौती करना था। उसने रणनीतिक रूप से बैंक का पुनर्गठन भी किया, इसे 3 से 5 अलग-अलग व्यवसाय लाइनों में विभाजित किया ताकि फोकस और जवाबदेही में सुधार हो सके। साथ ही गैर प्रमुख संपत्तियों जैसे बैंक के छात्र,
आर्न पोर्टफोलियो और संपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को छोड़कर संचालन को सरल बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने बैंक के जोखिम और अनुपालन अवसंरचना को पूरी तरह से बदलने में भारी संसाधन लगाए। वे ही कार्य जो घोटालों के दौरान इतनी भव्यता से असफल हो गए थे। बोर्ड ने उसकी नेतृत्व क्षमता में अपार विश्वास दिखाया है। हाल ही में इसकी घोषणा की कि वह अध्यक्ष नामित किया जाएगा और उसकी भूमिका में परिवर्तन के लिए उसे महत्वपूर्ण मुआवजा पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। कुछ कंपनियों के विपरीत, जिनका नेतृत्व दूरदर्शी संस्थापकों द्वारा किया जाता है, जिनके व्यक्तिगत हिस्से बड़े होते हैं, वेल्स फार्गो का अधिकांश स्वामित्व बड़े संस्थानों के पास है। इसकी लगभग 29% शेयर संस्थागत निवेशकों के पास हैं, जबकि अंदरूनी लोग जैसे कार्यकारी दल का स्वामित्व 1% से कम है। शीर्ष धारक वे नाम हैं जिनकी आप उम्मीद करेंगे: दी वेंगार्ड ग्रुप, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी का FMR। यह स्वामित्व संरचना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यह स्टॉक अनगिनत इंडेक्स फंड्स और ETF में एक मुख्य होल्डिंग है, जिससे इसकी प्रदर्शन बड़े पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निर्णयों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। इसका यह भी अर्थ है कि वेल्स फार्गो में निवेश करना एक व्यक्तिगत व्यक्ति पर कम बल्कि संस्था पर अधिक दांव लगाने जैसा है, और इसकी प्रणालीगत महत्वता अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के लिए है। दशक संख्या में वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्ट। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। यह समझने के लिए कि वेल्स फार्गो कहां जा सकता है, हमें पहले यह देखना होगा कि यह कहां था। हमने 10 वर्षों का मुख्य वित्तीय डेटा संकलित किया है, एक ऐसा समय जो बैंक के संकट से पहले का है, उसके बाद के कठिन वर्षों और उसके पलटाव की शुरुआत को दर्शाता है। आइए इन संख्याओं द्वारा बताई गई कहानी को समझते हैं। राजस्व। ध्यान दें कि राजस्व 2017 के आसपास 88 अरब डॉलर से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और फिर स्थिर गिरावट शुरू हो गई। ये घोटालों के सीधे प्रभाव और उसके बाद की संपत्ति सीमा का प्रतिबिंब है, जिसने बैंक की वृद्धि की क्षमता को बाधित किया। पिछले कुछ वर्षों में हम स्थिरता देखते हैं क्योंकि बदलाव के प्रयास प्रभावी हो रहे हैं। शुद्ध आय। ये कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा है। लगातार लाभकारी मशीन से जो सालाना 20 अरब डॉलर से अधिक कमाती थी, 2019 में लाभ में गिरावट आई और 2020 में यह सिर्फ 3.3 अरब डॉलर रह गया। उस वर्ष को वित्तीय निचोड़ कहा जाता है, जब बैंक ने भारी मुकदमेबाजी, लागतें और महामारी से संबंधित आरण हानि प्रावधानों को झेला। 2021 के बाद से मजबूत पुनरुद्धार, जिसमें शुद्ध आय 19 अरब डॉलर के स्तर पर लौट आई है, दिखाता है कि बदलाव का प्रभाव वास्तविक रूप से नीचे की रेखा पर पड़ रहा है। ऋण और इक्विटी। एक बैंक के लिए आर्न सामान्य कंपनी की तुलना में थोड़ा अलग होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात प्रवृत्ति है। शार्फ के तहत दीर्घकालिक आर्न 2016 में 246 अरब डॉलर से अधिक के शिखर से धीरे धीरे कम होकर 2024 में लगभग 173 अरब डॉलर हो गया है, जो जोखिम को कम करने और बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए एक जानबूझकर रणनीति का स्पष्ट संकेत है। लाभांश प्रति शेयर। लाभांश आत्मविश्वास की कहानी कहता है। 2020 संकट के दौरान इसे भारी कटौती के बाद इसे लगातार पुनर्निर्मित किया गया है, जो संकेत देता है कि प्रबंधन मानता है कि सबसे बुरा खत्म हो चुका है और लाभप्रदता स्थायी है। इन सभी को मिलाकर यह दशक का डेटा एक आदर्श कथा वक्र प्रस्तुत करता है। 2015 से 2017 तक एक स्थिर विशाल घोटाले के परिणाम स्वरूप धीमी गिरावट। 2020 में एक किचन सिंक वर्ष जिसमें सब कुछ गलत हो गया, और 2021 से स्पष्ट, जानबूझकर और वित्तीय रूप से सफल बदलाव। बाजार का फैसला। स्टॉक चार्ट का तकनीकी दृष्टिकोण। वित्तीय विवरण हमें कंपनी के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, लेकिन स्टॉक चार्ट हमें यह दिखाता है कि बाजार उसकी भविष्य के बारे में क्या सोचता है। लंबी अवधि के चार्ट को देखने पर हम पूरी कहानी को समझ सकते हैं। स्टॉक ने 2018 की शुरुआत में अपने सभी समय के उच्चतम स्तर $65 प्रति शेयर से ऊपर पहुंच गए थे, ठीक उसी समय जब घोटालों और नियामक कार्रवाइयों का पूरा भार मनोवृत्ति को दबाने लगा। उसके बाद एक दर्दनाक कई वर्षों का गिरावट का दौर आया, जो 2020 के लगभग $22 के निचले स्तर पर पहुंच गया। उस निचले स्तर से स्टॉक एक स्थिर, यदि उतार चढ़ाव वाला, ऊपर की ओर प्रवृत्ति में रहा है। उसने वर्षों तक आधार बनाते हुए बिताए हैं,
और अब यह कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, अपने घोटाले के बाद की रिकवरी के शिखर को चुनौती देते हुए। यह स्टॉक को एक महत्वपूर्ण तकनीकी मोड़ पर ले आता है। आइए कुछ मुख्य स्तरों की पहचान करें। प्रतिरोध। अंतिम दीर्घकालिक प्रतिरोध वह क्षेत्र है जो स्कैंडल से पहले का सभी समय के उच्चतम स्तर के आसपास लगभग 66 है। उस स्तर से ऊपर स्थायी ब्रेक बाजार का यह मजबूत संकेत होगा कि बाजार मानता है कि पूरी रिकवरी पूरी हो चुकी है। अल्पकालिक में हाल का 22 सप्ताह का उच्च स्तर लगभग 44.4 है, जिसे देखना चाहिए। जिसे समर्थन। यदि स्टॉक वापस खींचता है तो हम संभावित समर्थन के कई क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। एक प्रमुख क्षेत्र लगभग $50 के स्तर के आसपास है, जो महामारी से पहले की कीमत सीमा थी। एक अधिक तात्कालिक तल देखा जा सकता है कम $70 के स्तर पर, जहां स्टॉक ने अपनी सबसे हाल की बढ़त से पहले समेकित किया था। वर्तमान गति का आकलन करने के लिए हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI देख सकते हैं। सरल शब्दों में RSI एक गति मापक है जो 0 से 100 तक चलता है। 70 से ऊपर का पढ़ना अक्सर अधिक खरीदा गया माना जाता है, जो संकेत देता है कि स्टॉक को विराम की आवश्यकता हो सकती है, जबकि 30 से नीचे का पढ़ना अधिक बेचा गया माना जाता है। वर्तमान में वेल्स फार्गो का 14 दिन का RSI उच्च स्तर पर है, जो हाल की मजबूत खरीद दबाव का संकेत देता है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि अल्पकालिक समेकन या वापसी स्वस्थ होगी। चार्ट एक क्लासिक गिरा हुआ देवदूत स्टॉक की कहानी कहता है, जो एक बड़े वापसी का प्रयास कर रहा है। एक क्रूर गिरावट के बाद इसने वर्षों तक पुनर्निर्माण किया है और अब अपनी पूर्व महिमा के द्वार पर खड़ा है। द वैल्यू इन्वेस्टर का नजरिया। क्या WFC एक ग्राम स्टॉक है? मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम आज वेल्स फार्गो को कैसे देखते? ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, अच्छे कंपनियों को उचित कीमत पर खरीदने पर केंद्रित थे। हमेशा सुरक्षा का मार्जिन की मांग करते थे। रोकथामवादी या रक्षा निवेशकों के लिए ग्राहम ने अपनी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कई मानदंड बताए हैं। उनके 2 सबसे प्रसिद्ध मात्रात्मक नियम हैं। एक मूल्य आय अनुपात या PE 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 एक मूल्य बुक अनुपात या PB 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए वेल्स फार्गो के आंकड़ों का विश्लेषण करें। इसकी वर्तमान ट्रेलिंग 12 महीने की PE अनुपात लगभग 14 है, जो आराम से ग्राहम के पहले परीक्षण को पास करता है। इसका मूल्य बुक अनुपात वर्तमान में लगभग 1.6 है, जो इसे ग्राहम की सख्त 1.5 सीमा से थोड़ा ऊपर ले जाता है। एक अधिक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हम ग्राहम नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ये एक एकल सूत्र है जो आय और बुक मूल्य दोनों को मिलाकर एक सैद्धांतिक आंतरिक मूल्य की गणना करता है। सूत्र है ग्राम संख्या बाइट्स पॉइंट शैक्स पतला EPX प्रति शेयर बुक वैल्यू। वर्तमान संख्याओं को जोड़ना लगभग $5.2 के ट्रेलिंग 12 महीने EPS और लगभग $50.21 प्रति शेयर की हाल की बुक वैल्यू का उपयोग करते हुए। जब स्टॉक वर्तमान में लगभग $80 के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, तो यह गणना सुझाव देती है कि वेल्स फार्गो की कीमत लगभग उसी स्तर पर है जिसे एक सख्त ग्राहम अनुयायी अपनी अधिकतम उचित मूल्य मानता है। यह बहुत सस्ता नहीं है, न ही यह बहुत महंगा है। बाजार इस क्लासिक मूल्यांकन ढांचे के अनुसार कंपनी का मूल्यांकन बहुत कुशलता से कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ निवेश का मामला आज एक सांख्यिकीय रूप से सस्ता स्टॉक खरीदने का नहीं है, बल्कि इसके आय और बुक वैल्यू के भविष्य में बढ़ने की संभावना पर है, जो बदले में इसकी आंतरिक मूल्य को समय के साथ बढ़ाएगा। बुल केस बनाम बेयर केस। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, संपत्ति सीमा समाप्त हो गई है। जून 2025 में फेडरल रिजर्व ने आखिरकार 7 साल पहले लगाए गए $1.95 ट्रिलियन की संपत्ति सीमा को हटा दिया। यह कंपनी के लिए सबसे बड़ा बुलिश उत्प्रेरक है, जबकि JP मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्धियों ने अपने बैलेंस शीट में ट्रिलियन जोड़े, वेल्स फार्गो को स्थिर रहना पड़ा। अब बैंक बांध मुक्त हो चुका है और अंततः नए आर्न और जमा के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है एक समान स्तर पर। दूसरे, शाफ्ट टर्नअराउंड ठोस परिणाम दे रहा है। आक्रामक दक्षता पहलों ने काम किया है, जिसमें $10 अरब से अधिक सकल लागत बचत हासिल हुई है। इससे बैंक एक अधिक कुशल, अधिक लाभकारी प्रतियोगी बन गया है।
जो प्रतिभा और तकनीक में पुनर्निवेश करने की अनुमति देता है, जबकि शेयरधारकों के लिए रिटर्न में सुधार कर रहा है। तीसरा, कंपनी शेयरधारकों को बड़े पैमाने पर पूंजी वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध है। मजबूत बैलेंस शीट के साथ बोर्ड ने एक नई विशाल $40 बिलियन स्टॉक बायबैक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। 2019 से कंपनी ने पहले ही अपने औसत शेयरों की संख्या में 22% की कमी की है, जो सीधे शेष शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर आय को बढ़ाता है। अंत में, बैंक उच्च मार्जिन व्यवसायों की ओर रणनीतिक रूप से बदलाव कर रहा है। शार्फ के तहत वेल्स फार्गो जानबूझकर अधिक अस्थिर मॉर्गेज ओरिजिनेशन व्यवसाय को कम महत्व दे रहा है और अपने कॉरपोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंक और वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये खंड अधिक स्थिर शुल्क आधारित आय उत्पन्न करते हैं और प्रारंभिक परिणाम मजबूत विकास दिखा रहे हैं। सिक्के के दूसरे पहलू पर महत्वपूर्ण जोखिम मौजूद हैं। पहला है अतीत के घोटालों का भूत। प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा था। लाखों नकली खातों का निर्माण, भेदभावपूर्ण मॉर्टगेज प्रथाएं और गलत ऑटो पुनः प्राप्ति ने ब्रांड को गहरा और स्थायी नुकसान पहुंचाया है। यूसी डेविस के एक अध्ययन ने यह भी दिखाया कि घोटाले ने सीधे मॉर्टगेज आरण लेने वालों को नए फिनटेक ऋणदाताओं की ओर आकर्षित किया, जिससे विश्वास का स्थायी क्षरण हुआ है, जिसे पुनः बनाने में एक पीढ़ी लग सकती है। दूसरा, वेल्स फार्गो को नियामकों की नजर में दोहराने वाला अपराधी माना जाता है। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इसी लेबल का उपयोग इस बैंक के लिए किया है। इसने अरबों डॉलर के जुर्माने का सामना किया है, जिसमें हाल ही में 2022 के अंत में व्यापक प्रबंधन में विफलता के लिए $3.7 अरब का भारी जुर्माना भी शामिल है। भविष्य में नियामक कार्रवाई और उससे जुड़ी लागतें अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक बनी हुई हैं। तीसरा, सभी प्रमुख बैंकों की तरह वेल्स फार्गो की किस्मत अमेरिकी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य से जुड़ी है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी या मंदी का दौर अनिवार्य रूप से आरण की मांग को कम कर देगा और डिफॉल्ट से क्रेडिट हानि बढ़ेगी, जो सीधे लाभांश को प्रभावित करेगी। अंत में, प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य कड़ा है। जबकि संपत्ति सीमा समाप्त हो गई है, बैंक ने अपने प्रतिस्पर्धियों को 7 वर्षों की वृद्धि खो दी है। साथ ही फिनटेक कंपनियों और डिजिटल प्रथम बैंकों का उदय पारंपरिक शाखा आधारित मॉडल को चुनौती देना जारी रखता है। वेल्स फार्गो प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन कई मायनों में यह अभी भी पिछड़ रहा है। पूरा निवेश सिद्धांत इस नुकीले किनारे पर टिका है। बुल केस भविष्य की संभावनाओं पर दांव है जो बदलाव से खुलती है, जबकि बियर केस यह मानता है कि इसकी इतिहास का बोझ प्रदर्शन पर दबाव डालता रहेगा। निष्कर्ष, प्रगति में कार्य में निवेश। तो वेल्स फार्गो के साथ हमारा क्या स्थिति है? हमारा विश्लेषण एक स्पष्ट मोड पर एक कंपनी की तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक ओर हमारे पास एक वित्तीय दिग्गज है जिसने स्वयं द्वारा लगाए गए घावों का सामना किया है। सीईओ चार्ली शार्फ के तहत इसने दर्दनाक लेकिन आवश्यक सर्जरी की, खर्चों में कटौती, जोखिम नियंत्रण का पुनर्निर्माण और अंततः फेड के दंड बॉक्स से अपनी रिहाई प्राप्त की। दूसरी ओर निशान अभी भी बने हुए हैं। बैंक की प्रतिष्ठा अभी भी धूमिल है, यह अभी भी नियामकों की निगरानी में है और यह अपने सभी साथियों जैसी ही आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। बुलकेस का मानना है कि बदलाव वास्तविक है और नई मिली स्वतंत्रता वर्षों की जमा हुई वृद्धि को खोल देगी। बियर केस सवाल करता है कि क्या संस्कृति वास्तव में बदल गई है और डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अंततः आज वेल्स फार्गो में निवेश पुरानी भरोसेमंद स्टेज कोच में निवेश नहीं है। यह एक जटिल सतत परिवर्तन की कहानी में निवेश है। एक दांव कि पिछले 5 वर्षों का कठिन कार्य अगले 10 वर्षों के लिए मजबूत आधार बना चुका है। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और हम वित्तीय सलाहकार नहीं हैं। प्रस्तुत विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है जो कभी भी बदल सकती है। व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करना महत्वपूर्ण जोखिम लेता है, जिसमें मूलधन का नुकसान भी हो सकता है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको अपनी स्वयं की पूरी जांच करनी चाहिए
और एक योग्य वित्तीय पेशेवर से परामर्श करने पर विचार करना चाहिए। और ये था हमारे इस वीडियो के लिए। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।